नमस्कार। आज हम एक अहम राजनयिक पहल पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक लेख है, सांसदों का विदेश दौरा और आर्थिक प्रतिबंध। ये लेख बताता है कि कैसे भारतीय सांसदों का एक दल अहम ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद मध्य पूर्व के दौरे पर गया था जी। और ये ऑपरेशन सिंदूर मतलब भारत की सीमा पार जवाबी कार्रवाई थी। हाँ, बिल्कुल। तो इस लेख के अनुसार ये दल, जिसमें भाजपा सांसद बैजयंत पांडा नेतृत्व कर रहे थे, वो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया गया। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस दौरे का असल मकसद क्या था, वहां क्या बातचीत हुई और भारत की कूटनीति के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, ये दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि सैन्य कार्रवाई के फौरन बाद भारत सिर्फ सफाई नहीं दे रहा था, बल्कि वो एक कूटनीतिक और शायद आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति पर भी काम कर रहा था। अच्छा। और ये भी देखिए कि ये सभी देश, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, ये सब इस्लामिक सहयोग संगठन मतलब OIC के सदस्य हैं। हाँ, OIC के सदस्य। तो क्या मकसद सिर्फ वही था, ऑपरेशन सिंदूर को सही ठहराना, या कुछ और भी था इसके पीछे? नहीं, बात उससे थोड़ी आगे की थी। पहला मकसद तो जाहिर है भारत की आत्मरक्षा के अधिकार को समझाना था कि भाई ये कार्रवाई क्यों जरूरी थी। लेकिन दूसरा पहलू वो ज्यादा दिलचस्प है, वो था पाकिस्तान के खिलाफ भविष्य में अहम आर्थिक प्रतिबंध लगाने की संभावना को एक नए सामान्य यानी न्यू नॉर्मल की तरह पेश करना। नए सामान्य की तरह मतलब ये तो काफी सीधी बात हो गई। हाँ। क्या उन देशों ने इसे सिर्फ सुना या कोई प्रतिक्रिया भी दी इस पर? लेख तो यही कहता है श्री पांडा के हवाले से कि इस विचार पर उन्हें काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। सकारात्मक, ये थोड़ा चौंकाता है क्योंकि OIC ने तो पहले आलोचना की थी। संस्था एक आलोचनात्मक बयान जरूर दिया था, लेकिन शायद द्विपक्षीय बातचीत में माहौल थोड़ा अलग था। ये आर्थिक प्रतिबंध वाली बात दिलचस्प है। किस तरह के दबाव या प्रतिबंधों का जिक्र हुआ? क्या कुछ कॉन्क्रीट बातें थी? जी, बातचीत में जैसे वीजा प्रतिबंधों का जिक्र आया, पानी के बंटवारे से जुड़े कुछ मुद्दे, शिपिंग और व्यापार में रुकावटें डालने जैसी बातें, इनका उल्लेख हुआ। ओके। लेकिन यहाँ चालाकी ये थी कि इन्हें पाकिस्तान को, आप कह सकते हैं, सही रास्ते पर लाने के एक संभावित टूल की तरह पेश किया गया। अच्छा, मतलब सीधे लागू करने की धमकी नहीं, बल्कि एक संभावना। हाँ, बिल्कुल। और साफ किया गया है कि फिलहाल इन्हें लागू नहीं किया जा रहा, इन्हें सिर्फ टाला गया है, खत्म नहीं किया गया। तो एक तरह से तलवार लटका दी गई। ये तो वाकई एक सधा हुआ कूटनीतिक दाव लगता है। पर सवाल वही है, आखिर इन देशों ने भारत की बात को इतनी गंभीरता से सुना क्यों, वो भी OIC के बयान के बाद? लेख में 2 बड़ी वजह बताई गई हैं। पहली, प्रधानमंत्री मोदी का पिछले कई सालों का निवेश, मतलब उन्होंने इन देशों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर रिश्ते मजबूत करने में काफी समय दिया है। हाँ, वो पर्सनल कनेक्ट वाली बात। जी। और दूसरी वजह ज्यादा सीधी है, इन देशों के अपने अनुभव, आतंकवाद से, खासकर ISS जैसे गुटों से ये खुद भी जूझ चुके हैं। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने जिस तरह ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ, वो भी एबटाबाद में छुपा रखा था, उससे इन देशों को भी कहीं न कहीं शर्मिंदगी तो हुई थी। हाँ, वो बिन लादेन वाला तर्क तो वाकई चतुर लगता है, क्योंकि ये सीधा उनके अनुभव से जुड़ता है। एकदम। और प्रतिनिधि मंडल ने इसी बात का इस्तेमाल किया। उन्होंने तर्क दिया कि देखिए, अगर अमेरिका अपने दुश्मन को पाकिस्तान में घुसकर मार सकता है, तो भारत को भी अपने बचाव का वैसा ही अधिकार क्यों नहीं है। लेख के अनुसार इस तर्क को काफी समर्थन मिला। अच्छा, और वो जो OIC का आधिकारिक बयान था, उसका क्या जवाब दिया गया, उसे कैसे हैंडल किया? प्रतिनिधि मंडल के मुताबिक उन देशों ने इसे OIC का एक तरह का दशकों पुराना सामूहिक, आप कह सकती है, डिफॉल्ट मौकिफ बताया। डिफॉल्ट मौकिफ, ओके। हाँ, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाया कि भाई इन्हीं में से कुछ देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC और FATF जैसी जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का समर्थन भी तो किया है। हाँ, जैसे FATF की ग्रे लिस्ट में डालने में मदद करना। बिल्कुल। तो मतलब जमीनी हकीकत और सार्वजनिक बयानों में शायद थोड़ा फर्क था। समझ गया। क्या प्रतिनिधि मंडल से सिर्फ इसी मुद्दा पर बात हुई या कुछ और सवाल भी उठे? नहीं, दूसरे सवाल भी पूछे गए। लेख बताता है कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवाल हुए। अच्छा।
और फलस्तीन इजराइल मुद्दे पर भारत के रुख के बारे में भी पूछा गया। और इनका जवाब क्या था? दिलचस्प बात यह है कि प्रतिनिधि मंडल की बनावट ही अपने आप में एक जवाब थी। उसमें अलग अलग पार्टियों के लोग थे, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग इलाकों और भाषा बोलने वाले सांसद शामिल थे, तो वो विविधता दिखा रहे थे। ये तो एक तरह का मौन जवाब हो गया। जी, और फलस्तीन पर उन्होंने 2 राज्य समाधान के लिए भारत के पुराने और लगातार समर्थन की बात दोहराई और ये भी बताया कि भारत सरकार अपने बजट में गाजा और वेस्ट बैंक के लिए मानवीय सहायता का प्रावधान भी रखती है। तो कुल मिलाकर इस पूरी कवायद से क्या तस्वीर उभरती है? ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक सैन्य एक्शन के बाद की डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सोची समझी कई परतों वाली रणनीति का हिस्सा लगती है, जिसमें सैन्य एक्शन भी है, कूटनीति भी है और आर्थिक दबाव की संभावना भी, सब कुछ शामिल है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ सबसे आकर्षक बात मुझे लगता है यही है कि कूटनीति का इस्तेमाल सिर्फ सफाई देने या स्थिति समझाने के लिए नहीं हुआ, बल्कि भविष्य के लिए एक हथियार यानी आर्थिक प्रतिबंध को तैयार करने और उसकी जमीन तैयार करने के लिए भी किया गया। प्रतिनिधि मंडल की जो संरचना थी, उनके तर्क, खासकर वो बिन लादेन वाला, ये सब दिखाता है कि ये दौरा काफी सोच समझकर प्लान किया गया था। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। जरूर। इस तरह की केंद्रित राजनयिक पहुंच जहां सैन्य कार्रवाई के फौरन बाद आर्थिक दबावों की बात मेज पर रख दी जाती है, ये भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने या शायद मैनेज करने में कितना कारगर मॉडल साबित हो सकता है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।